Hey everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about proteins. हम आज प्रोटीन्स के बारे में बात करने वाले हैं. प्रोटीन्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम्स होता है प्रोटीन में तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है. ये इस वीडियो में हम सिंपल वे में किस तरह से प्रोटीन को समझ सकते हैं आपके लिए, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अभी. ओके, सो लेट्स स्टार्टेड विद. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन्स क्या है. व्हाट आर प्रोटीन्स. हम बहुत बार कई बार सुनते रहते हैं कि प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन्स खाओ, उससे आपके मसल्स बिल्ड होंगे, राइट. कई सारे हमारे पेरेंट्स भी, आपको मम्मी भी बोलती होंगी कि बेटा प्रोटीन्स खाओ, इस पर्टिकुलर चीज़ में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, और हमारे जो नॉन वेज होते हैं उनमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स आपको मिलता है. लेकिन ये प्रोटीन होता क्या है. हम बार बार इसी चीज़ को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम आज ये जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं. सबसे पहला यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा, प्रोटीन्स आर द मोनोमर्स ऑफ एमिनो एसिड. यहाँ पे एक्चुअली पॉलीमर होना चाहिए, गलती से यहाँ पे मोनोमर ऐड हो गया है, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेना ये पॉलीमर लिखा हुआ है. ओके, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. पॉलीमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कुछ मोनोमर यूनिट से मिल के बने होते हैं. जैसे कि आप अगर इस बॉल्स को कंसिडर करें मोनोमर्स, तो ये इस बॉल इस तरह से एक दूसरे से जॉइन होके सेम स्ट्रक्चर के साथ जॉइन होंगे और फाइनली एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. देखो बहुत सारे बॉल्स मिला के, और ये फाइनली बन जाएगा हमारा पॉलीमर. ओके, और ये एक सिंपल यूनिट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे मोनोमर. इसको मोनोमर बोल दिया जाता है. तो अगर इसको अगर हम प्रोटीन कंसिडर करें तो ये हर एक बॉल जो होते हैं ये हो जाएंगे हमारे एमिनो एसिड्स. और ये जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं, इसी वजह से इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है. हमारे सेल में कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं. तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर आते हैं. ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में कई सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है. इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके जैसे ही स्ट्रक्चर्स पढ़ते जाएंगे आपको इसका बेसिक क्लियर होता चलेगा. इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके जो मोनोमर यूनिट्स हैं, इनके जो एमिनो एसिड्स मोनोमर्स होते हैं, ये दो एमिनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और क्योंकि इसे पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे. पॉलीपेप्टाइड क्यों, क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके ये स्ट्रक्चर बना रहा है. तो होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा अभी. तो अब देखते हैं कि एमिनो एसिड्स क्या है जिससे मिलके प्रोटीन्स बनते हैं, राइट. तो एमिनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन. वही चीज़ फिर से आ गया. ओके, एमिनो एसिड्स जो होते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, एमिनो है और एसिड है, राइट. तो ये जो एमिनो नाम है ये एमिनो ग्रुप से लिया गया है, और ये जो एसिड है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से लिया गया है. मतलब ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर में एमिनो ग्रुप भी होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा. कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम जानते हैं एक एसिडिक ग्रुप होता है. तो ये जो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये जो नाम है इसमें एसिड आ गया है. तो टोटल हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें एमिनो एसिड्स चाहिए. तो 20 एमिनो एसिड को लेके राइबोसोम क्या करता है, अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 20 से ज़्यादा एमिनो एसिड्स होते ही नहीं हैं. कई ज़्यादा एमिनो एसिड्स होते हैं, लगभग 100 एमिनो एसिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे. लेकिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तब सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो एसिड ही यूज़ होता है. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है कि 20 जो हम बोलते हैं नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स, ये एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे यूज़ होता है. और इसीलिए क्या है, ये 20 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स है. इससे ज़्यादा भी हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं, कई सारे अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स हैं. जैसे एक एमिनो एसिड का नाम अगर मैं बोलूँ तो है वो सिट्रुलिन. ओके, सिट्रुलिन एमिनो एसिड जो होता है वो एक्चुअली आपका डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में यूज़ नहीं आता, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के जो एमोनिया साइकिल होते हैं.
अमोनिया साइकिल आपके लिवर में होता है एक्चुअली, और लिवर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, उसी को हम लोग सिट्रुलिन, उसी टाइम सिट्रुलिन का यूज़ आता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 12th लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फ़ा एमिनो एसिड। अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे ये अल्फ़ा एमिनो एसिड्स क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कायरल होते हैं, ये कायरलिटी के बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देख लेते हैं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको और क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोला जाता है। और मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, कार्बन होता है, कार्बन के हर एक वैलेंसी में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए हमारे मीथेन। एमिनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा एक कार्बन मॉलिक्यूल, इसके चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, राइट। तो अगर मीथेन को देखें और अगर इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स को कंपेयर करें तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, एक्सेप्ट कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप और एक एक्स्ट्रा आर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मीथेन के हर एक हाइड्रोजन को हम इस तरह से अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस करते चलें तो फाइनली हमें एमिनो एसिड मिल जाएगा। इसी वजह से जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, हम उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोला जाता है। और क्या बोलते हैं हम एमिनो एसिड्स को, इनको बोला जाता है अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। अल्फ़ा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ का मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा होगा उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। तो अल्फ़ा कार्बन किसे बोला जाता है, बीटा कार्बन किसे बोलते हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, और इसी अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ ये सारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए हम इनको अल्फ़ा एमिनो एसिड्स भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। पोलैरिटी क्या होता है, कोई भी अगर हम लाइट के बारे में बात करें, ओके, कोई भी लाइट के बारे में बात करें तो उनके जो रे होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे होंगे, राइट। इनको बोला जाता है, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपके अगर प्लेन्स के बारे में बात करें तो हमारा XYZ 3 प्लेन होते हैं और ये तीनों प्लेन में ये मूव करते रहेंगे 3D मैनर में। लेकिन इनको अगर हम एक पोलराइज़र से पास करें, पोलराइज़र एक ऐसा कंपाउंड है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है इनका मूवमेंट, तो पोलराइज़र से पास कराने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में इनका जो लाइट है वो ट्रेवल करने लगेगा, जो एनर्जी है, ओके। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड हो गया। उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम पास करते हैं तो पहला स्टार्टिंग में इसी तरह के थे, वो आइदर वो इस तरह से रोटेट हो जाते हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकते हैं, ओके। ये जो रोटेशन का फेनोमेनन है ये कायरल मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी एनर्जी हैं, ये भी वाइब्रेट करेंगे। तो इनको जब हम इसी पोलरिमीटर से पास करेंगे तो फाइनली ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, एक प्लेन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल में होगा। और वो क्या कर सकते हैं, इसी लाइट को अगर इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम एमिनो एसिड्स को डाल देंगे तो ये एमिनो एसिड्स क्या कर सकते हैं, आइदर इस पर्टिकुलर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो अगर वो ये मूव कर सकते हैं तो उनको कायरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। कायरल मॉलिक्यूल होने के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो क्या है देख लेते हैं। अगर एक कार्बन है, जैसे हम मीथेन के बारे में बात कर रहे थे, तो कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे जिनके कार्बन पे हर एक जो वैलेंसी है उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम एमिनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो ये 3 वैलेंसी जो है ये तीनों में अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इधर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे में R जो कि एक वेरिएबल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। R हमारे पास कुछ भी हो सकता है, राइट, वेरिएबल ग्रुप है, हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप हो सकता है, राइट, यहाँ पे CH3 ग्रुप भी हो सकता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। कंसीडर करो कि ये जो R है, R ग्रुप के पास अगर यहाँ पे हम H से इसको रिप्लेस कर दें, अगर हम H से रिप्लेस करेंगे तो ये अमीनो एसिड को देखने पे आपको क्या लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप आ रहे हैं। तो अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप आ रहे हैं तो सारे वैलेंसी में सेम 2 वैलेंसी जो है वो सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर बाकी कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को छोड़ के हम यहाँ पे अटैच करें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में है CH2OH अटैच हो सकता है, CH3 अटैच हो सकता है, अगर वैसा करेंगे तो इस पर्टिकुलर कार्बन के जो 4 वैलेंसी होंगे वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेके बने होंगे और तब क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये कायरल होते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो होता है वो होता है हमारा ग्लाइसिन। और ये जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, ये ग्लाइसिन में जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन होगा, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं। NH2C, इधर COOH ग्रुप एक आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आएगा और यहाँ पे भी एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा। ये हो गया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। ओके, तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी एमिनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं नेचुरली अकरिंग, जो कि 20 एमिनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। ओके, इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक तो हमारे पास आता है NH2 ग्रुप और दूसरा आता है COOH ग्रुप, राइट। तो ये दो जो ग्रुप्स आते हैं, आपको दिख रहा होगा कि जो COOH ग्रुप है वो हमारा एसिडिक ग्रुप है, राइट, ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप और ये NH2 ग्रुप जो हो गया ये बेसिक ग्रुप है। तो अगर ये R चेन है, यहाँ पे हमने ग्लाइसिन ड्रॉ किया था, मान लेते हैं ये यहाँ पे R है, ओके, जो कि वेरिएबल ग्रुप है। ये R ग्रुप में कार्बन स्केलेटन होते हैं, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। जो 20 नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स है उसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कई सारे कार्बन के स्केलेटन्स होते हैं जो R ग्रुप में अटैच हो सकते हैं। तो उस ग्रुप तो वो उस चेन में क्या होता है, कभी कभी COOH ग्रुप भी आ जाते हैं और कभी कभी NH2 ग्रुप भी आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो मान लेते हैं ये जो R चेन है उसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, कार्बन है, कार्बन के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे भी एक COOH ग्रुप होगा और इस R में एक और COOH ग्रुप आ जाएगा। मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 इन नंबर हो जाएगा और जो एमिनो ग्रुप है वो 1 इन नंबर हो जाएगा। तो सोचो अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो गया बेसिक ग्रुप से तो डेफिनेटली ये जो मॉलिक्यूल, ये जो एमिनो एसिड्स बनेगा वो कैसा एमिनो एसिड बन जाएगा, वो एसिडिक एमिनो एसिड बन जाएगा। ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। मान लेते हैं यहाँ पे हमने देखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चेन है, ओके, चेन के साथ एक NH2 ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अगर R की जगह पे एक चेन है और उसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड में NH2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, एमिनो ग्रुप का अमाउंट ज़्यादा होगा, बेसिक ग्रुप का अमाउंट ज़्यादा होगा। और अगर बेसिक ग्रुप का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड हो जाएगा। और अगर जैसे कि ग्लाइसिन में होता है, ग्लाइसिन में क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, ओके, हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसमें कोई भी COOH ग्रुप नहीं है, R में कोई भी NH2 ग्रुप नहीं है। अगर इस तरह का केसेस आते हैं एमिनो एसिड्स में तो उसमें क्या होगा, जितने COOH ग्रुप, जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उतने ही यहाँ पे एमिनो ग्रुप हो जाएंगे
और उस केस में क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से हम एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं, किसे हम बेसिक बोलते हैं और किसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका ब्रीफ व्यू लिख दूँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एमिनो ग्रुप के इक्वल होता है तो उसको हम न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है एमिनो ग्रुप से तो उस केस में हम उसको एसिडिक एमिनो एसिड बोलेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कम है एमिनो एसिड से तो उस केस में हम उसको बेसिक एमिनो एसिड्स बोल देंगे। इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करें न्यूट्रल एमिनो एसिड का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अब हम लोग बहुत बार अभी देख चुके हैं वो है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो एक न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। उसके बाद जो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो होंगे आपके, एक तो है लाइसिन, ओके, लाइसिन एमिनो एसिड है जो कि बेसिक एमिनो एसिड होता है। जो एसिडिक एमिनो एसिड्स हैं वो होते हैं ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ग्लूटामिक होते हैं, एस्पार्टिक होते हैं। ये सारे जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे एसिडिक एमिनो एसिड के अंडर आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आर ग्रुप के बेसिस पे 3 एमिनो एसिड्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसी तीनों एमिनो एसिड्स को आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी जितने 20 एमिनो एसिड्स हैं आप उनके भी स्ट्रक्चर याद करते चलो। तो सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का। तो ये ग्लाइसिन हम अभी पढ़े कि उसमें एक एमिनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, और जो वेरिएबल चेन है उसके पास भी हाइड्रोजन होगा। उसके बाद दूसरा एमिनो एसिड के बारे में दिया है एलेनिन। एलेनिन क्या है, जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CH3 मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाएगा, ओके, मिथाइल ग्रुप से जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है तो इसे हम एलेनिन बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ये हो गया आपका बेसिक एमिनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो वेरिएबल साइड चेन है यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये हो गया आपका एलेनिन का स्ट्रक्चर। तीसरा वाला जो एमिनो एसिड है उसमें क्या है कि ये R, ओके, ये जो R ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा CH2OH। अगर R CH2OH आ गया तो हम उस एमिनो एसिड को क्या बोल देंगे, उसे बोलेंगे हम सेरीन, ओके। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसका कैसा होगा। यहाँ NH2 होगा, मैं यहाँ पे गलती से N2H लिखी हूँ, ओके, उसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे C कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर तीनों एमिनो एसिड का, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। आपको इस 3 एमिनो एसिड के बारे में ही याद कर लेना है, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को, और बाकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है किसी भी स्ट्रक्चर को, एटलीस्ट 12th लेवल पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, तो 2 एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड NH2 ग्रुप एंड दूसरे एमिनो एसिड का COOH ग्रुप से मिलके बना होगा, ओके। तो वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे कि 2 एमिनो एसिड्स दिया है, यहाँ पे एक एमिनो एसिड है और यहाँ पे एक एमिनो एसिड्स है। मैं इसको क्लियरली बताने के लिए ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए, क्योंकि डायग्राम काफ़ी छोटा है, आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ मान लेते हैं कि एक एमिनो एसिड है, ओके, मैं R ही कंसिडर कर रही हूँ ताकि हम ओवरऑल सारे एमिनो एसिड्स के बारे में बात करें, ओके। यहाँ पे NH2 कार्बन, हाइड्रोजन, एसिडिक ग्रुप, उसके साथ R। तो ये 2 एमिनो एसिड्स हैं। अब ये दोनों किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ये फर्स्ट एमिनो एसिड है और ये है हमारा सेकेंड एमिनो एसिड। पहला एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव कर देगा। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो फाइनली
ये जो एमिनो एसिड है यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इस तरह से ये इसके CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होगा और ये जो NH2 मॉलिक्यूल है इससे एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। अगर एक रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या बचेगा, NH ग्रुप बचेगा और यहाँ पे बचेगा CO। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यही जो बॉन्ड है यही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, तो इसी तरह से जितने भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, प्रोटीन्स में जितने भी एमिनो एसिड्स मिलेंगे जो जुड़े होंगे एक दूसरे से, वो इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ये जुड़े हुए होते हैं। और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये राइबोसोम में होगा, जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के कितने टाइप हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एमिनो एसिड्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो वो एमिनो एसिड्स को हम एसिडिक एमिनो एसिड बोल रहे थे, और अगर एमिनो ग्रुप ज़्यादा है तो उनको बेसिक एमिनो एसिड बोल रहे थे। कार्बोक्सिल और एमिनो दोनों अगर इक्वल आ जाएगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड बोल रहे थे। यहाँ पे हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, वैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज होते हैं, यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एमिनो एसिड को दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आइदर वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। नाम से क्या पता चल रहा है, ये एसेंशियल है, मतलब ये बहुत ज़रूरी हैं, हम इनको बाहर से इनटेक करें। हमारा जो बॉडी है एसेंशियल एमिनो एसिड्स को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से कि इन्हें डाइटरी रिक्वायरमेंट हो जाता है इनका। ओके, हम जो खाना खाते हैं इन एमिनो एसिड्स को उनके साथ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन। ये दोनों जो एमिनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स में काउंट होते हैं। उसके बाद नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, नॉन एसेंशियल, मतलब हमारा बॉडी खुद इसे सिंथेसाइज कर सकता है, हमें ये एसेंशियल नहीं है कि हम उनको बाहर से लें। ओके, इसी वजह से इसका नाम है नॉन एसेंशियल। इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज कर सकता है। तो इनके भी दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है आपका ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है आपका एस्पार्टिक एसिड। इसको भी आपको याद कर लेना है, ओके, इन एमिनो एसिड्स के नाम के साथ। उसके बाद देखो, हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमने डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट आता है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, हमने देखा वो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। अगर ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये 2 से 50 एमिनो एसिड अगर हुआ तो इस स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन ना बोल के इनको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं। ओके, इनको बोलते हैं पेप्टाइड्स, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बहुत ही कम एमिनो एसिड से लेके बना होता है, इसलिए इनको हम पेप्टाइड्स बोल देते हैं। उसके बाद अगर 50 से ज़्यादा, मोर देन 50 एमिनो एसिड से बना हुआ अगर एक प्रोटीन है, अगर एक पॉलीमर है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके एक और क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। वो क्या है, आइदर ये प्रोटीन मोनोमेरिक हो सकते हैं या फिर ये मल्टीमेरिक हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। हम पढ़ चुके हैं जो राइबोसोम होता है वो फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और एमिनो एसिड्स के पॉलीमर को सिंथेसाइज करता है। जब वो सिंथेसाइज करता है तो इस तरह के चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट। तो अगर कोई प्रोटीन एक ही पेप्टाइड चेन से बना हुआ होगा तो उसको हम मोनोमेरिक प्रोटीन बोल देते हैं। अगर कोई प्रोटीन इस तरह से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को लेके जुड़ा होगा, जैसे ये एक पेप्टाइड है, राइट, ये दूसरा पेप्टाइड है, ये मान लो तीसरा पेप्टाइड है। कोई एक प्रोटीन ऐसा है जो कि इन तीनों पेप्टाइड से लेके
बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड को लेके बना है। कोई अगर है जो कि 2 पेप्टाइड को लेके बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। ओके, ये भी एक क्लासिफिकेशन होता है जो हम लोग देख सकते हैं प्रोटीन्स के केस में। मोनोमेरिक प्रोटीन्स का एग्जाम्पल एक होता है लाइसोजाइम। अगर आप लोग पढ़े हो लाइसोजाइम के बारे में, सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। और ये जो मल्टीमेरिक प्रोटीन्स होते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और वो ये है कि हमारा हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। ये बना होगा आपका 4 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से। और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड हैं वो क्या हैं एक्चुअली, 2 होंगे अल्फा चेन और 2 होंगे आपके बीटा चेन। ये अल्फा चेन क्या होता है, बीटा चेन क्या होता है, अभी हम जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे तब आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस इतना जान लो कि जो हीमोग्लोबिन है वो आपका मल्टीमेरिक प्रोटीन है। ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है, जैसे कि यहाँ पे 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ऑलराइट, और एक एग्जाम्पल है मल्टीमेरिक प्रोटीन का और वो है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, उसमें एक ए चेन प्रेजेंट होता है और एक जो है बी चेन प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में आपके एनसीईआरटी में 11th में दिया हुआ है। इंसुलिन के बारे में टोटल इसके जो स्ट्रक्चर हैं ये आप लोग 12th में जाके पढ़ोगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और किस तरह से प्रोटीन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया। ये मोनोमेरिक प्रोटीन हो सकते हैं जो कि मायोग्लोबिन है, ओके, और मायोग्लोबिन हो सकता है और लाइसोजाइम हो सकता है। मायोग्लोबिन आप जानते हो ये मसल प्रोटीन होते हैं, ओके, ये मसल प्रोटीन है। हम इसके बारे में डिटेल में फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और दूसरा टाइप जो है वो मल्टीमेरिक प्रोटीन है, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा जो कि है हीमोग्लोबिन। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो प्रोटीन को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है ये अभी देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद टर्शियरी एंड फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जब राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, राइबोसोम mRNA को यूज़ करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये मैं मान लेती हूँ राइबोसोम है। इसमें ये mRNA मॉलिक्यूल है जिसको यूज़ करके ये अभी प्रोटीन्स बनाएगा, राइट, प्रोटीन बनाएगा और चेन ऑफ एमिनो एसिड बनाएगा। तो ये राइबोसोम में जब सिंथेसिस होता है कोई भी प्रोटीन या फिर कोई पेप्टाइड, तो क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ चेन ऑफ लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। इसी तरह से एमिनो एसिड्स एक दूसरे के पास आके बस ये जुड़ जाते हैं, लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब जब एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों लीनियर वे में, एक के बाद दूसरा, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पता कर सकते हो, मतलब कौन सा पहला एमिनो एसिड है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से आप इनको देख के बता सकते हो। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्या आ जाता है यहाँ पे, जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें 2 एंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तब प्रोटीन किस तरह से फॉर्म होते हैं। एक का पहला एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके साथ जब दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप रिएक्ट करेगा तब जाके हमें एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, तब जाके हमें एक पेप्टाइड मिलता है। तो यहाँ पे जो NH2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ ताकि ये आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे इस तरह से ये गया, तो ये है हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड और ये है सेकेंड एमिनो एसिड। तीसरा एमिनो एसिड जो आएगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, ये सेकेंड के साथ जुड़ेगा, ओके। चौथा एमिनो एसिड जो आएगा वो थर्ड के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहला जो एमिनो एसिड आया वो तो यही एमिनो एसिड आया, तो ये एमिनो एसिड का
जो लेफ्ट टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट में आपको क्या दिखने को मिल रहा है, NH2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और अगर ये पेप्टाइड मान लेते हैं कि सिर्फ 2 एमिनो एसिड से मिलके बना है, तो ये जो सेकेंड एमिनो एसिड है उसका जो टर्मिनल हिस्सा है वहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी वजह से जो पेप्टाइड्स बनते हैं या फिर जो प्रोटीन है उनके 2 टर्मिनल माने जाते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये होगा हमारा एन टर्मिनल, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसको बोला गया है एन टर्मिनल ऑफ प्रोटीन और एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसी वजह से ये आ जाता है हमारा सी टर्मिनल, ओके। तो हमने डिस्कस क्या किया कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं इस तरह से एक दूसरे से लीनियरली ये अटैच हो जाएंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो एमिनो एसिड है ये फर्स्ट एमिनो एसिड होगा और ये जो एमिनो एसिड है ये लास्ट एमिनो एसिड होगा। अगर ये पहला एमिनो एसिड है तो इसका जो टर्मिनल होगा वो एन टर्मिनल होगा और ये लास्ट एमिनो एसिड का टर्मिनल सी टर्मिनल ऑफ पर्टिकुलर एमिनो एसिड कहलाएगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये बॉन्ड क्या बॉन्ड कहलाता है, ये आपका हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, जो एमिनो एसिड्स थे वो एक दूसरे से अटैच हो रहे थे और फाइनली एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे, लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, प्रोटीन्स के बीच में जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड्स के बीच में कभी कभी बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाता है और 3D स्ट्रक्चर का बनना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, मान लो ये जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था ये इस तरह से खुद को अरेंज कर लिया है और इसके अंदर क्या है, हमारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ओके। ये हैं कई सारे हमारे एमिनो एसिड्स। तो इन एमिनो एसिड्स में क्या हो सकता है, इनके बीच में कई सारे फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने क्या क्या देखा था, आर ग्रुप हमें CH3 देखा था, हाइड्रोजन भी हो सकता है, राइट, CH2OH भी हो सकता है। तो इनके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसी के पास NH2 भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एमिनो एसिड के पास एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि है CH2OH। तो ये जो OH मॉलिक्यूल है ये जो यहाँ पे एमिनो एसिड होगा उसमें उसके साथ वो, उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। मान लेते हैं इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, राइट। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं आपस में, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जो आपको दिख रहा होगा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा वाला किस तरह से हो सकता है, मान ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन था और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लेते हैं कि ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पहला पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कई सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं एमिनो एसिड से मिल के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के जो एमिनो एसिड हैं उनके साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ये शीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के स्ट्रक्चर मिले, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर जो हेलिकली अरेंज्ड होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। और ये जो शीट स्ट्रक्चर है, इन्हीं शीट स्ट्रक्चर में एक आता है हमारा बीटा प्लीटेड शीट और बीटा शीट भी बोलते हैं। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है तो फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे अभी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था हमने उसमें पढ़ा था कि
उसके पास 2 अल्फ़ा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। तो इसी तरह के 2 चेन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ये अल्फ़ा हेलिक्स के और 2 मॉलिक्यूल ये शीट के वहाँ पे प्रेजेंट होंगे हीमोग्लोबिन में। तो नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फर्दर कॉइलिंग वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि ये 3 अल्फ़ा हेलिक्स यहाँ पे इस तरह से अरेंज्ड है। तो ये तीनों अल्फ़ा हेलिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स होगा, राइट, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में जो एमिनो एसिड्स हैं उनमें कुछ रिएक्शन होगा और यहाँ पे एक ऐसा साइट का फॉर्मेशन हो गया जहाँ पे कि बाहर से अगर कोई सबस्ट्रेट आ गया तो उसको वो सबस्ट्रेट क्या करेगा, ये एमिनो एसिड से भी बाइंड करेगा और इससे भी बाइंड करेगा। तो अब क्या आ गया, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फंक्शनल रोल आ गया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ वो लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, इस तरह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं आपस में कि वो ऐसे कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, ऐसे कुछ एरियाज़ यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फंक्शनल रोल। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो फंक्शनली एक्टिव होते हैं, ना कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर सीक्वेंस को शो करता है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। तो इनमें कौन कौन से बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, इसमें भी डेफिनेटली ये क्या है हमारा, यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे एमिनो एसिड सीक्वेंस तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, राइट, क्योंकि यही एमिनो एसिड के जो सीक्वेंस हैं यही फाइनली हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, ये यहाँ आ गया पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे वो लोग एमिनो एसिड्स, राइट। उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब सबस्ट्रेट के साथ ये लोग बाइंड करते हैं तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब 2 एडिशनल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है जो कि है आपका आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देख लेते हैं। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये किससे बना होता है, अल्फ़ा एंड बीटा से बना होता है। इसमें क्या हो सकता है, आइदर सारे के सारे अल्फ़ा आपको मिल सकते हैं या फिर क्या मिल सकते हैं, अल्फ़ा के साथ इस तरह से बीटा स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल साइट्स होते हैं जहाँ पे कि आके सबस्ट्रेट अटैच होते हैं और ये स्पेशल साइट्स को हम बोल देते हैं एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है और जो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है इसके बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम एंजाइम्स में इसको प्रॉपरली देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ नए बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे थे, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड हो रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा था। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बॉन्ड आता है जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किन में फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखना, जब 2 एमिनो एसिड, 2 इस तरह के एमिनो एसिड जिनके पास सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब सल्फर होगा, सल्फर के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच होगा जैसे SH, ओके। इस एमिनो एसिड के पास भी SH प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बाइंड हो जाते हैं और इस तरह से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलता है, आयोनिक हो गया, कोवैलेंट हो गया, डाइसल्फाइड हो गया। उसके साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि वो एमिनो एसिड से जुड़ के बने हैं, प्लस उसके साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये टोटल है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होगा,
4 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे आएंगे। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से अरेंज होंगे और एक स्पेसिफिकल फंक्शनल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हम जानते हैं 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 यहाँ पे बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मान लो 2 अल्फा चेन प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 बीटा चेन प्रेजेंट है। इस तरह से ये अटैच होते हैं। इनके यहाँ पे मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना रही हूँ, वैसे देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है, तो ऑक्सीजन को ये कैरी करके लेके जाएगा। तो इन फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इनमें कोई इंटरेक्शन होगा तब जाके तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हो पाएगा, राइट। इसी के बारे में तो हम लोग टर्शियरी में भी पढ़ रहे थे कि ये सारे फंक्शनल प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ साइट्स का फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन में जहाँ वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन के ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं। ओके, इनमें भी कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे? जाहिर सी बात है कि इनमें पेप्टाइड बॉन्ड डेफिनेटली मिलेगा आपको, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड डेफिनेटली मिलेगा। उसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिल जाएगा, प्लस आयोनिक बॉन्ड मिलेंगे। उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड मिल सकते हैं, ओके। और इसके साथ डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी मिल जाएंगे। तो ये सारे बॉन्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे कि आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज होता है। यहाँ पे सबसे पहले लीनियरली अरेंज्ड एमिनो एसिड एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर में देखना, ये यहाँ पे आपको एक माला की तरह दिख रहा होगा। तो ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम में जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तब ये मिलता है। उसके बाद जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्म होने लगते हैं तब आइदर वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर वो शीट स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स के जो साइड चेन्स होते हैं उनमें इंटरेक्शंस होने लग जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी में आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो यहाँ पे मोर देन 1 एमिनो एसिड चेन और मोर देन 1 पेप्टाइड चेन का इंटरेक्शन होता है। हम ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में देख चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।